बड़ी तो एक बार फिर से सीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने समझा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो उसकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। और रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने से पहले एक प्रयोग किया था जिसका नाम था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो पहले हम उस प्रयोग को समझेंगे। उस प्रयोग को समझने के बाद रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाला था वही उसका परमाणु मॉडल था। तो अगर हम इस प्रयोग को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को देने से पहले ये प्रयोग क्यों किया था? क्योंकि जो थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था उसमें थॉमसन नाभिक की जो खोज है वो नहीं कर पाया था। तो रदरफोर्ड ने ये परमाणु मॉडल नाभिक की खोज करने के लिए दिया था। तो उसने जो है पहले ये कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था। और हमें पता है अगर कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा तो उससे 3 किरणें निकलेंगी, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो उसने जो है अल्फा कणों को सोने की एक पतली जिसकी चौड़ाई कुछ मिलीमीटर होगी उस पर मतलब उसका विकिरण किया था, यानी उस जो अल्फा कण थे उन्हें उस पर गिराया था। तो जब यहाँ से अल्फा कणों को छोड़ा गया तो उसमें से कुछ जो कण थे वो तो मतलब अलग अलग दिशाओं में जो है विकृत हो गए, यानी अलग अलग दिशाओं में वो फैल गए। लेकिन लगभग 2000 में से एक जो कण था वो आगे जाकर, यानी एक जो किरण थी वो आगे जाकर पूर्ण रूप से विक्षेपित होकर वापस आ गई। यानी एक जो किरण थी वो यहाँ पर टकराई, यानी परमाणु के केंद्र में टकराई और यहाँ से वापस आ गई। इससे जो है रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला, अब हम उनको देखते हैं। अब अगर ये किरणें यहाँ से परमाणु के एकदम पार चली गई थी तो इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है, यानी बहुत सारा जो भाग है वो एकदम खाली है। और 2000 में से हमारी जो सिर्फ एक किरण जो है बिल्कुल मतलब अपने पथ पर वापस गमन कर गई थी, उसके वापस गमन करने का कारण था कि परमाणु के केंद्र में एक और जो है पदार्थ स्थित है। तो उसी को जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु के केंद्र में जो स्थित था उसी को जो है रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया था। यानी ये प्रयोग जो है नाभिक की खोज करने के लिए किया गया था। एक बार फिर से देखते हैं। रदरफोर्ड ने कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया जिसे उसने अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों को जो है जो अल्फा किरण थी, अल्फा, बीटा और गामा 3 किरण निकली थी। तो जो अल्फा किरण थी उनको सोने की एक पतली पन्नी पर गिराया था। और यहाँ से जब अल्फा किरणों को छोड़ा गया तो जो बाकी सारी जो किरणें हैं वो तो अलग अलग दिशाओं में फैल गई, किंतु जो एक किरण थी वो यहाँ से सीधी जाकर वापस अपने मार्ग पर गमन कर गई। तो इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है और उसके केंद्र में जो है नाभिक स्थित है। आप इसमें भी ये जो हमारा डायग्राम है इसमें भी देख सकते हैं, ये हमारे अल्फा कण हैं और कुछ जो अल्फा कण हैं वो अलग अलग दिशाओं में फैल गए हैं। यानी कुछ तो एकदम 180 डिग्री के कोण पर बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, कुछ यहाँ से 90 डिग्री के कोण पर अप्रोक्स जो है विक्षेपित हो रहे हैं, यानी इन दिशाओं में फैल रहे हैं। और एक जो कण है हमारा 2000 में से केवल एक कण जो है वो यहाँ से, यानी परमाणु के केंद्र से टकराकर वापस अपने पथ पर गमन कर रहा है। तो इससे रदरफोर्ड ने जो है नाभिक की खोज की थी और ये पता लगाया था कि परमाणु के अंदर जो है अधिकांश भाग खाली है। तो आइए अब देख लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सन 1911 में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला, यानी क्या निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, मैंने अभी आपको बताया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। यानी जो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला उसी को जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का नाम दिया गया, जो कि निम्न है।
परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली होता है और केंद्र में जो है नाभिक स्थित होता है। यानी अगर आपने इसको कर लिया, यानी इस डायग्राम को अच्छे से आपने क्लियर कर लिया है, इस प्रयोग को अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो आपको ये समझने में एकदम आसानी होने वाली है। यानी अगर आप इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। सेकंड जो है हमारा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है उसके नाभिक में स्थित होता है। यानी हमारा जो परमाणु है उसका आयतन तो नाभिक से बहुत अधिक होता है। जैसे हमारी कोई भी क्रिकेट की बॉल है, उसको आप नाभिक से कंपेयर कर सकते हैं, और जो परमाणु की त्रिज्या है वो लगभग 20 मीटर हो जाएगी। तो आप अब देख सकते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक के द्रव्यमान से कितना अधिक है। लेकिन द्रव्यमान नहीं, आयतन जो है वो परमाणु का अधिक है और नाभिक का कम है। लेकिन इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है, यानी परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है, वो नाभिक के अंदर स्थित होता है। परमाणु की त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और परमाणु की जो त्रिज्या है वो एक एंगस्ट्रॉम के बराबर है, यानी 10⁻10 मीटर है। और हमारे नाभिक की जो त्रिज्या है उसको हम फर्मी में मापते हैं, और एक फर्मी यानी एक एफएम जो है वो 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और नाभिक की त्रिज्या फिर हमारी हो जाएगी 10⁻15 मीटर, यानी एक फर्मी के बराबर जो है नाभिक की त्रिज्या हमारी हो जाती है। अब रदरफोर्ड के निष्कर्ष पर आते हैं। परमाणु में धनावेशित कण, इलेक्ट्रॉन तथा ऋण आवेशित प्रोटॉनों की संख्या जो है वो समान होती है। यानी जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। यानी पॉजिटिव जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उसके बराबर ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या है। परमाणु के अंदर जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स है उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, यानी इसके अंदर ही चक्कर लगाते हैं। अब हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष तो पढ़ लिए, अब हम उसकी कमियां देख लेते हैं, जिनको दूर करने के लिए नील्स बोर को अपना परमाणु मॉडल देना पड़ा। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो ही कमियां थी। पहली कमी तो ये थी कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति की अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाया था। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में स्थित होंगे तो ना ही तो हमें उनकी संख्या का पता चल पाएगा। अगर हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ लेते हैं तो हमें इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उनकी संख्या का पता नहीं चल पाएगा। और साथ ही साथ एक और जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमी थी वो यह थी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्थित होंगे, यानी इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन स्थित होंगे, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, एंड जो हमारा नाभिक है यानी न्यूक्लियस है इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमें ये भी पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। और अगर नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षित किए जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाभिक से टकरा जाएंगे, और नाभिक से अगर इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे तो हमारा जो परमाणु है वो पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएगा, यानी फट जाएगा, परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और हमें ये भी पता है कि परमाणु अस्थायी है, और परमाणु अगर अस्थायी है तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के अंदर गिरने के बाद इसको स्थायी बना देते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये दो ही कमियां थी। पहली कि वो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में अच्छे से नहीं बता पाया था, और दूसरी कि वो ये भी नहीं बता पाया था कि परमाणु जो है वो अस्थायी होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको दो चीज याद रखनी है। पहला कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो कब आया था, सन 1911 में, और नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। हमारा जो परमाणु है उसकी त्रिज्या को हम
एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और न्यूक्लियस जो है हमारा नाभिक है उसकी त्रिज्या को हम फर्मी में मापते हैं, और एक फर्मी जो है वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम एंड नाभिक की त्रिज्या जो है वो 10⁻15 एंगस्ट्रॉम। So thank you. Have a nice day.